Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the e-Vidya learning platform. मैं विदुर शर्मा आप सभी का ई-विद्या के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ. So today from my constitution series, I have come with yet another topic that is citizenship, नागरिकता. आज मैं संविधान के भाग 2 को स्टार्ट करूंगा जो कि किससे डील करता है, सिटीजनशिप दैट इज नागरिकता. तो जो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है that deals with citizenship and it includes from article 5 to 11. ऑलराइट, नागरिकता जो है भाग 2 में है भारतीय संविधान के और इसमें अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आते हैं. इंडिया में जो कंसेप्ट है सिटीजनशिप का, इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम यूके. ये यूके से कॉपीड है और इंडिया में जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. ऑलराइट, सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि हमारे इंडिया में स्टेट सिटीजनशिप नहीं होती, हमारी सिर्फ नेशनल सिटीजनशिप होती है. सपोज कोई महाराष्ट्र का है, कोई पंजाब का है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो वो पहले ये नहीं बोलेगा कि मैं महाराष्ट्र का सिटीजन हूँ देन आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो ये नहीं बोलेगा मैं पंजाब का सिटीजन हूँ देन आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. वो ये नहीं बोलेगा कि मैं यूपी का सिटीजन हूँ देन आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया. तब क्या बोलेंगे? दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. सिंगल सिटीजनशिप. ये जो सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है, ये हमने इसलिए लिया है, या सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट इंडिया का तात्पर्य ये है कि ये इंडिया की अखंडता को शो करता है, इंडिया की इंटीग्रिटी को शो करता है, इंडिया की फेटर्निटी को शो करता है, इंडिया के भाईचारे को शो करता है. दैट वी ऑल आर इंडिया. ऑलराइट, तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर? आपको बेसिक बात याद रखनी है कि जो नागरिकता है वो भाग 2 में आती है. 5 से लेके 11 तक आर्टिकल है. और जो नागरिकता हम फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप जो हम फॉलो करते हैं, ये हमने कहाँ से कॉपी की है? ये हमने यूके से कॉपी की है. ऑलराइट, सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ सिटीजन. हालांकि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही आ गया था. ऑलराइट, और जब ये एनफोर्स हुआ, लागू हुआ, तो ये हुआ 1950 को, 26 जनवरी 1950 को. लेकिन ये जो सिटीजनशिप के जो प्रावधान है, सिटीजनशिप के जो एक्ट्स थे, वो आपके 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सिटीजनशिप है वो उसमें मतलब बेसिक एक आइडिया बन गया था कि किन लोगों को नागरिकता मिलने वाली है भारत की. तो ये जो कंसेप्ट था, ये आपका 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, यानी कि जब से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ. बट अप्लाई कब हुआ है संविधान? 1950 में. फिर हालांकि हमने नागरिकता के जो प्रोविजन थे उसमें चेंज मारा. ऑलराइट, so this is the basic I have told you. Now let's move forward. अब बात करते हैं सिटीजनशिप के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की. जैसे कि आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 जो है, या अनुच्छेद 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि सिटीजनशिप किसे दी जानी चाहिए. ऑलराइट, सिटीजनशिप किसे प्रोवाइड करी जानी चाहिए. तो उसमें लिखा है ऑल दोज डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इन इंडिया वर गिवन सिटीजनशिप. मतलब जो भी लोग या जो भी नागरिक भारत में जिसका जन्म हुआ है या जो भारत का डोमिसाइल्ड है, उसे भारत का नागरिकता दे दी जाएगी. ऑलराइट, तो ये क्या है? अनुच्छेद 5 में लिखित है बात. तो कैसे मिलेगी? बेसिक कंसेप्ट क्या है सिटीजनशिप मिलने का? कि जो बॉन्ड है और जो डोमिसाइल्ड है. ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट क्या है? इवन दोज either of those parents were born in India. either. ऑलराइट, मतलब या तो either कोई भी उसके एक माँ बाप इंडिया में बॉर्न हुए हो, उसे क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी. सेकंड पॉइंट क्या है? कि उसके फादर या मदर में से कोई भी बॉर्न है इंडिया में, ही विल बी गेटिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. उसे भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी. तीसरा पॉइंट क्या है? कोई भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है,
रह रहा है इंडिया में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और 5 साल से लगातार रह रहा है, ऑलराइट, 5 साल से लगातार रह रहा है, वो क्या कर सकता है, वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, ऑलराइट। तो ये जो आर्टिकल 5 है, ये सिटीजनशिप के बारे में बता रहा है, इंट्रो दे रहा है सिटीजनशिप के बारे में, किन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, ऑलराइट। हालांकि 1955 में 1955 में इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट निकाला, ठीक है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसमें इंडिया के पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए कि कौन कौन से तरीके हैं सिटीजनशिप मिलने के, कौन कौन से तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप रिवोक हो जाती है, हट जाती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो अनुच्छेद 5 है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप जो लागू हुई वो कब हो रही है, 1949 से हो रही है ना लागू। तो ये जो प्रोविजन है, ये आपका तभी से इसमें है कि कैसे कैसे तरीके से भारत में कोई नागरिकता ले सकता है। सेकेंड चीज और इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 11 है या जो अनुच्छेद 11 है, वो बोलता है दैट द पावर इज विद पार्लियामेंट, पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज विद पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट, मतलब कि भारत में नागरिकता से लेके रिलेटेड जो कानून बनाएगा, उसकी पावर सिर्फ सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है। कोई स्टेट लेजिस्लेचर उससे रिलेटेड लॉ नहीं बना सकता, ऑलराइट। तो यानी कि नागरिकता जो है वो कौन से सब्जेक्ट का पार्ट हुआ, वो यूनियन लिस्ट का पार्ट, ऑलराइट। जब मैंने शेड्यूल 5 आपको बताया था तो मैंने 3 लिस्ट बताई थी इंडिया की, है ना। तो नागरिकता कौन सी लिस्ट में आ रही है, नागरिकता आ रही है यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में आ रही है, ठीक है। ये बात कैसे पता चली हमें संघ सूची में आ रही है, अनुच्छेद 11 के अकॉर्डिंग हमें पता चली, क्योंकि अनुच्छेद 11 बोलता है कि नागरिकता से रिलेटेड अगर आपको कानून बनाने हैं ना, तो वो सिर्फ पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर या किसी राज्य की विधान सभा के पास नहीं, ऑलराइट। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या था, ठीक है, ये क्यों आया और इससे क्या क्या प्रोविजंस थी। जैसा मैंने बताया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ, लागू हुआ 1950 में, तब हमारे इंडिया में सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी परफेक्ट सिस्टम नहीं था, ऑलराइट। मतलब कोई भी परफेक्ट एक डिमार्केशन नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं थी कि किसको एग्जैक्टली सिटीजनशिप हम देने वाले हैं, ऑलराइट। बस आर्टिकल 5 में जो लिखा, अनुच्छेद 5 में जो लिखा कि जो इंडिया में बॉर्न है, जो इंडिया का डोमिसाइल्ड है, उसे हम सिटीजनशिप दे देंगे, या किसी के फादर मदर में से कोई इंडियन है उसे हम सिटीजनशिप दे देंगे, या कोई इंडिया में पिछले 5 साल से रह रहा है उसे हम सिटीजनशिप दे देंगे। बट ये जो बातें थी पूरी परफेक्ट नहीं थी, बिकॉज ये बातें जो है इसमें वेगनेस है, एम्बिग्यूटी है, क्लियर नहीं है चीजें। इसीलिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 आता है एंड इट प्रोवाइड 5 वेज, 5 तरीके जिससे कोई भारत की सिटीजनशिप लेता है, एंड 3 वेज जिससे सिटीजनशिप भारत की छिन सकती है, ऑलराइट। तो लेट्स डिस्कस दिस सिटीजनशिप एक्ट 1955, ऑलराइट। तो कब आया सिटीजनशिप एक्ट, 1955। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मेजर। पहला मेजर है बाय बर्थ। भारत में आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो, ऑब्वियसली जो हमें अनुच्छेद 5 में लिखा है, जन्म लेके। लेकिन इसमें क्या है, डेट स्पेसिफाइड है। जैसे ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन भारत में जन्मा है ऑन एंड आफ्टर 26 जनवरी 1950 तक या उसके आफ्टर, लेकिन 1987 से पहले, यानी कि 1950 और 1987 से पहले भारत में वो जन्मा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट, उसके पेरेंट की कोई भी नेशनलिटी हो, ठीक है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, डजेंट मैटर, वो पाकिस्तान का हो, यूएसए का हो, डजेंट मैटर, उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो भारत में जन्मा हो। कब से कब तक, कट ऑफ डेट आपको निकालनी है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 सितंबर 1 जुलाई
1987 तक। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिटीजनशिप बाय बर्थ, नंबर 1। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि पर्सन भारत में जन्मा हो बिटवीन 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2005 के बीच में। ऑलराइट, और उसके आइदर ऑफ पेरेंट, मतलब या तो उसका पापा, उसके फादर, या फिर उसकी मदर, आइदर ऑफ द पेरेंट अगर क्या हो, सिटीजन हो इंडिया के, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि 1950 से 87 के बीच में भारत में जन्मा हो, नेशनलिटी कोई भी हो उसके पेरेंट की, ठीक है, मैटर नहीं करता, लेकिन उसे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन भारत में जन्मा हो। दूसरा पॉइंट कहता है 1987 से 2004 के बीच में अगर भारत में जन्मा है कोई, लेकिन उसके पापा या मदर, उसके मम्मी या पापा की नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, आइदर ऑफ द पेरेंट रिक्वायर्ड। एंड थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर कोई इंडिया में जन्मा है आफ्टर 3 दिसंबर 2004, तो यहां पर प्रोविजन है दैट both its parent should be Indian। ऑलराइट, यहां पर केस क्या है, वो इंडियन होने चाहिए दोनों पेरेंट। ऑलराइट, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो पहला क्लॉज है, जिस तरह हमें सिटीजनशिप मिल सकती है, तो हमें सिटीजनशिप किससे मिल सकती है? सिटीजनशिप बाय बर्थ। ऑलराइट, तो बर्थ में वी हैव 3 क्लॉजेस। पहला क्लॉज है 1955 से लेके 1987 के बीच में इंडिया में कोई किसी ने बर्थ लिया, या 1950 से पहले किसी ने बर्थ लिया, उसके पेरेंट की कोई भी नेशनलिटी हो, चाहे वो इंडियन हो या ना हो, बट इंडिया में क्योंकि वो बर्थ हुई है उसकी, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। नंबर 1 क्लॉज। नंबर 2 क्लॉज बोलता है 1987 से लेके 2004 के बीच में अगर कोई इंडिया में बॉर्न हुआ है और उसके कोई भी पेरेंट, या तो उसकी मदर या उसके फादर इंडियन है, वी विल बी प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप टू दैट पर्सन, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा क्लॉज कहता है अगर कोई इंडिया में 2004 के बाद बॉर्न हुआ है, ऑलराइट, तब केस क्या है, उसके दोनों पेरेंट इंडियन होने चाहिए, तभी उसे सिटीजनशिप इंडिया की मिले। ऑलराइट, तो पहला पॉइंट इज क्लियर दैट सिटीजनशिप हमें किससे मिल सकती है? पहला पॉइंट इज बाय बर्थ, बर्थ से मिल सकती है। तो दिस आई हैव क्लियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमें सिटीजनशिप मिल सकती है। तो फॉर रजिस्ट्रेशन क्लॉज, इंडिया में अगर आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप चाहिए, तो सबसे पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहा हो पिछले 7 साल से। कितने साल से कंटिन्यूस रिसाइड कर रहा हो? 7 साल से रिसाइड कर रहा हो, तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, इंडियन ओरिजिन पर्सन पिछले 7 साल से इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, तो ही कैन अप्लाई सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सपोज करो कोई पर्सन है एंड ही मैरिड टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, कोई फॉरेनर है और उसने किसी इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर ली। अब वो इंडिया में ही रह रहा है पिछले 7 साल से, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऑलराइट, तो तीसरा क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का और वो अनडिवाइड इंडिया का पार्ट था। जैसे इंडिया पाकिस्तान पहले अनडिवाइडेड था ना, बांग्लादेश भी अनडिवाइडेड था। तो अगर वो अनडिवाइड इंडिया का पार्ट है, देन ही कैन आल्सो प्रोवाइड सिटीजनशिप वाया रजिस्ट्रेशन। तो नागरिकता जो है हमें रजिस्ट्रेशन में 3 क्लॉज के थ्रू मिल सकती है। एक तो कोई इंडियन ओरिजिन हो, पिछले 7 साल से इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा क्या हो, अगर कोई इंडियंस के साथ शादी कर ले, किसी इंडियन के साथ शादी कर ले और इंडिया में आके लगातार 7 साल रह रहा हो, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड तीसरा ऑब्वियसली कोई इंडियन ओरिजिन हो अनडिवाइड इंडिया का, और एक अनडिवाइड इंडिया जो पाकिस्तान जैसे डिवाइड हुआ है, बांग्लादेश जैसे डिवाइड हुआ है, तो ही और शी कैन गेट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऑलराइट, दूसरा तरीका है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन।
अब हम चलते हैं तीसरे तरीके। तीसरा तरीका है बाय डिसेंट। डिसेंट होता है ना, जुड़ाव, डिसेंट। तो डिसेंट के थ्रू आपको कैसे नागरिकता मिल सकती है? कोई पर्सन है, वो भारत के बाहर जन्म हुआ है किसी का, या तो 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, या उसके बाद, लेकिन उसके जो फादर हैं वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो उसे क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है, या तो 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद, लेकिन उसके जो फादर हैं वो भारत की नागरिकता है उनके पास, तो उसको भी हम भारत की नागरिकता प्रोवाइड करा देंगे। दिस इज वेज टू गेट सिटीजनशिप बाय डिसेंट, क्योंकि उसके फादर का जो डिसेंट है वो अभी भी भारत में है ना। ऑलराइट। सेकंड क्लॉज क्या कहता है इसका? अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, कौन सी डेट? आफ्टर 1992, बट 2004, यानी कि 1992 और 2004 के बीच में कोई भी भारत के किसी भी देश, मतलब भारत को छोड़े किसी भी देश में किसी का जन्म हुआ है, लेकिन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो उसके फादर या मदर कोई भी इंडियन है, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। ऑलराइट। पहले क्लॉज में मैंने बात करी सिर्फ फादर की, दूसरे क्लॉज में कोई भी चलेगा, फादर भी हो मदर भी हो, बस इंडियन डिसेंट हो दिखा दे कि देखो हमारी इंडिया की सिटीजनशिप है, तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। दिस इज क्लॉज 2। थर्ड क्लॉज क्या कहता है? थर्ड क्लॉज कहता है पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 दिसंबर 2004, 2004 के बाद वो बाहर रह रहा है, बाहर जन्मा है भारत से, और वो सिटीजनशिप एक्वायर करे। और कैसे वो एक्वायर करे? जब उसके मम्मी पापा या उसके जो पेरेंट है वो उसका पासपोर्ट होल्ड करके इंडिया के कंसल्ट, जो इंडिया की एम्बेसीज वगैरह होती हैं और देशों में, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। कब? 1 साल के अंदर अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कोई अगर इंडिया के बाहर पैदा हुआ है किसी भी देश में, वो क्या करें, उसके पेरेंट क्या करें? उसके पेरेंट डिक्लेयर करें कि हम इस बच्चे को इंडिया की नागरिकता दिलाएंगे, इसके थ्रू वहाँ की जो भारत की एम्बेसी है वहां पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा दें। ऑलराइट, तो वहां पे जाके वो रजिस्ट्रेशन करा देंगे और भारत की नागरिकता दिला देंगे। बट रजिस्ट्रेशन जो है ना, 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। तो बाय दिस ही विल बी गेटिंग अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो डिसेंट से बेसिकली मतलब है भारत से लगाव, डिसेंट होना, ठीक है। तो दीज आर द दिस वाज द थर्ड वे टू गेट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कैसे हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, तो ये तीसरा तरीका है। इसके बाद आते हैं चौथे तरीके पे। दिस इज बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? ये तरीका ना थोड़ा समझना, बिकॉज अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है ना आपका, लास्ट ईयर 2019 में, इसमें भी नेचुरलाइजेशन में कुछ चेंज होगा। वो जब मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बताऊंगा, देन आई विल क्लेरिफाई यू। इसमें थोड़ा नेचुरलाइजेशन में समझना क्या क्लॉज है। नेचुरलाइजेशन में बोलते हैं कि अगर कोई इंसान है, कोई पर्सन है, उसे भारत की नागरिकता चाहिए नेचुरलाइजेशन से, तो वो लगातार 12 साल भारत में रह रहा हो, और जब वो अप्लाई करेगा, ऑलराइट, जब वो सिटीजनशिप अप्लाई करने जा रहा है, तो उसके लास्ट 1 ईयर में, या मैं बोलूँ लास्ट 12 मंथ में, वो भारत से बाहर ना गया हो, कंटिन्यूस इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, तो वो इंडिया की नागरिकता को अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट। मतलब नेचुरलाइजेशन में भारत की नागरिकता आप अक्वायर ऐसे कर सकते हो, सपोज कोई इंडिया में रह रहा है पिछले 12 साल से, और अब उसे अप्लाई करनी है इंडिया की सिटीजनशिप, तो जो आखिरी का 1 साल है या 12 महीने है, उसमें वो कंटिन्यूस इंडिया में रहा हो, बाहर ना गया हो इंडिया से, तब वो इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। बट इसमें ना वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। मतलब वो अगर इंडिया में जब उसने एंटर किया है 12 साल पहले, तो लीगल पासपोर्ट के थ्रू एंटर किया है, ऐसे नहीं है वो बॉर्डर क्रॉस करके आ गया है गलत तरीके से, ठीक है। तो लीगल के लिए है ये, इलीगल के लिए नहीं है नेचुरलाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? तो दिस इज नेचुरलाइजेशन। तो उसमें आपको क्लॉज याद रखना है, लास्ट 12 ईयर्स, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट मेजर।
तो बाय दिस आई हैव कवर्ड एवरीवन। नेचुरलाइजेशन मैंने बताया, डिसेंट मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन मैंने बताया, और बाय बर्थ मैंने बताया। ऑलराइट, so these are the major four ways by which you can apply a citizenship of India. Alright, by birth, by registration, by descent, by naturalization. Alright, so I hope by this you get to know what exactly or what are the ways to acquire a citizenship in India. Now let's talk about क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप लॉस कर सकते हैं, वेज किस जिससे सिटीजनशिप किसी की रिमूव हो सकती है। तो देयर आर थ्री मेजर मेथड बाय रिननकेशन, त्याग। सपोज करो कोई इंडिया से बाहर चला गया और वो वॉलेंट्री बोल रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है कि मुझे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है। ऑलराइट, तो बाय रिननकेशन उसकी सिटीजनशिप को छोड़ सकता है। ऑलराइट, जैसे ही आपने सिटीजनशिप लीव करी तो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आपकी कट गई, आपकी जो राइट टू वोट है, ऑलराइट, वो भी आपसे छिन जाएगी। ऑलराइट, तो सिटीजनशिप जो है ना, नागरिकता बेसिकली इंसान को ना फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराती है किसी भी कंट्री। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज टर्मिनेशन, समाप्ति। टर्मिनेशन या समाप्ति में क्या होता है, ये लॉ के थ्रू होता है। सपोज करो कोई इंडियन सिटीजन है और वो जाके रहने लग गया यूएसए में। ऑलराइट, यूएसए में रह के उसने यूएसए की सिटीजनशिप ऑक्युपाई कर ली, यूएसए की नागरिकता ले ली, तो उसकी जो सिटीजनशिप होगी ना वो टर्मिनेट हो जाएगी। ऑलराइट, यानी कि कोई भी इंडियन है और वो बाहर जाके किसी की सिटीजनशिप ऑक्युपाई कर लेगा, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ऑक्युपाई कर लेगा, देन उसकी जो सिटीजनशिप होगी वो कैंसिल हो जाएगी इंडिया की। ऑलराइट, जैसे ही आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ऑक्युपाई। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन क्या होता है तरीका, सपोज करो somebody occupied the Indian citizenship by fraud, किसी ने धोखा देके फ्रॉड, ठीक है, किसी ने, ठीक है, करप्शन के थ्रू भारत की सिटीजनशिप ऑक्युपाई कर ली। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पता चलेगा कि भैया इस बंदे ने ना फ्रॉड के थ्रू सिटीजनशिप ऑक्युपाई की है, तो देन his or her citizenship will be cancelled. Alright, तो सिटीजनशिप रिमूव करने के देयर आर थ्री मेथड्स। वन इज रिननकेशन, जिसमें कोई इंसान वॉलेंट्री रिमूव कर दे अपनी सिटीजनशिप, वॉलेंट्री अपनी सिटीजनशिप छोड़ दे, दैट इज रिननकेशन। थर्ड, सेकंड इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जब सपोज कोई इंसान है, कोई पर्सन है इंडियन, वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ऑक्युपाई कर लेता है, देन his or her citizenship will be terminated, समाप्त हो जाएगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज डेप्रीविएशन। डेप्रीविएशन क्या होता है, डेप्रीविएशन ये होता है अगर सरकार को पता चल गया कि आपने जो भारत की नागरिकता है वो किसी फ्रॉड के थ्रू ली है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे के ली है, तो गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली कट योर सिटीजनशिप। ऑलराइट, तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए, दीज मेजर्स आर बेसिकली इन योर 1955 सिटीजनशिप एक्ट। ऑलराइट, ये सारे तरीके आपको कहाँ मिलेंगे, 1955 सिटीजनशिप एक्ट। तो पहला तरीका मैंने बताया बर्थ के थ्रू, ठीक है, बाय बर्थ। सेकंड तरीका बताया मैंने रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तीसरा तरीका बताया मैंने डिसेंट, डिसेंट के थ्रू। और चौथा तरीका बताया मैंने नेचुरलाइजेशन, ठीक है, नेचुरलाइजेशन। एक पांचवा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरा देख लेना, फिफ्थ वे या फिफ्थ वे टू गेट अ सिटीजनशिप, गेट अ सिटीजनशिप। पांचवा तरीका क्या है जिसमें आप सिटीजनशिप ऑक्युपाई कर सकते हो भारत की, तो वो है बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बेसिकली क्या है, सपोज करो इंडिया ने
पाकिस्तान पे अटैक किया, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के एरिया को इंडिया में जोड़ दिया। ऑलराइट, पाकिस्तान का एरिया इंडिया में बन गया। तो अब जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, दे विल बी कॉल्ड एज इंडियन, उन्हें किसकी नागरिकता मिल जाएगी? इंडिया की। ऑलराइट, तो ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट तरीका है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी या टेरिटरी एक्वायर्ड। ऑलराइट, तो पहले लेट मी नो बिफोर कंपाइलिंग माय दिस सेशन, लेट मी गिव यू द ब्रीफ बैकग्राउंड व्हाट ऑल आई हैव टॉट। तो मैंने आपको बताया कि नागरिकता, भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से कॉपीड है? यूके से कॉपीड है। और इंडिया में क्या फॉलो करा जाता है? सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट फॉलो करा जाता है। ऑलराइट, सिंगल सिटीजनशिप में हमारी स्टेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारे सिर्फ नेशन की आइडेंटिटी है। ऑलराइट, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पहले बताया। सेकंड, मैंने कुछ फैक्चुअल बातें बताई, जैसे पार्ट 2 में आता है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। सिटीजनशिप का बेसिक मतलब आपको याद रखना है, द पर्सन हु होल्ड सिटीजनशिप इज एंटाइटल्ड टू हैव फंडामेंटल राइट। मतलब कि अगर कोई इंसान भारत का सिटीजन है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो एंटाइटल्ड है, अब उसे मौलिक अधिकार भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान उसे प्रोवाइड कराएगा। ऑलराइट, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सिटीजनशिप। ठीक है, कि सिटीजनशिप क्या प्रोवाइड करती है? मौलिक अधिकार प्रोवाइड करती है, राइट टू वोट प्रोवाइड करती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड करती है, राइट टू रिलीजन प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करे, जैसे आर्टिकल 5, और मैंने बताया आपको आर्टिकल 11, अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में लिखा है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो लॉ है ना, वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, संसद बना सकता है, या सेंटर बना सकता है। तो इससे मैंने एक चीज आपको बताया कि जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है ना, वो हमारी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बातें मैं कंपाइलेशन में डिस्कस करता हूँ ना, ये वही बातें होती हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन ये थोड़ा ना वेटेज दिया करो। तो दिस, एज आई टोल्ड यू, 11th आर्टिकल या अनुच्छेद 11 कहता है कि सिटीजनशिप जो है ना, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ऑलराइट, और आर्टिकल 5 ऑब्वियसली बताता है कि किस बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया 1950 में, तब सिटीजनशिप के प्रोविजंस क्लियरली डिमार्केटेड नहीं थे। तो इसलिए हमने सिटीजनशिप एक्ट निकाला 1955 का, और उसमें मैंने बताया 5 तरीके से हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, जैसे बर्थ के थ्रू, ऑलराइट, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ऑलराइट, डिसेंट के थ्रू, और फाइनली टेरिटरी एक्वायर्ड। टेरिटरी एक्वायर्ड का मतलब है, अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लेता है तो वहां के लोग भी इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। तो 5 तरीके से, 5 ways वी कैन गेट अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हमें भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया व्हाट आर द वेज हाउ सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट, कि कैसे भारत की नागरिकता किसी से छीनी जा सकती है। तो हेयर वी हैव 3 मेथड्स, 3 मेथड है। फर्स्ट इज रिनोमिनेशन, कोई वॉलेंट्री बोल दे कि यार मुझे नहीं चाहिए इंडिया की सिटीजनशिप, ऑलराइट, अपने आप फ्रीली बोल दे कि हमें सिटीजनशिप नहीं चाहिए इंडिया की। अगर वो बोल देगा तो बस फिर उसकी कैंसिल हो जाएगी, त्याग के थ्रू सिटीजनशिप हटा दी जाएगी। सेकंड इज टर्मिनेशन, समाप्ति। टर्मिनेशन में क्या होता है? सपोज यू ऑक्युपाई अ सिटीजनशिप ऑफ एनी डिफरेंट कंट्री, जैसे अक्षय कुमार है, उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर की, तो उनकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो गई, ऑलराइट, टर्मिनेट हो गई। तो टर्मिनेशन में क्या है, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, इंडिया की नागरिकता कैंसिल हो जाती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेप्रीविएशन। अगर सरकार को पता चल गया कि भैया आपने फ्रॉड करके, गलत इंफॉर्मेशन देके भारत की सिटीजनशिप ले रखी है, तो आपकी सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट हो जाएगी। जैसा अभी हाल ही में असम में हुआ, जब वहां पर एनआरसी आई तो वहां पर देखा गया बहुत लोग ऐसे थे जो कि एक्चुअली फॉल्स इंफॉर्मेशन देके भारत की सिटीजनशिप लेके बैठे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने उन्हें क्या करा? डिप्रीव कर दिया, मतलब उनकी जो डिप्रीविएशन के थ्रू उनकी भारत की नागरिकता कैंसिल कर दी। ऑलराइट, so I hope you have enjoyed this session, and now you get to know what exactly part 2 of Indian Constitution deal.
Alright, this is a very important part with seeing the current scenario of India. अभी इंडिया में जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो उस सिनेरियो को देखते हुए थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है. तो आई होप फोकस ऑन नेचुरलाइजेशन वेज कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे सिटीजनशिप मिलती है, क्योंकि जब मैं ये आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बताऊंगा, देन यू विल गेट टू कनेक्ट दिस पार्ट ऑल्सो. ऑलराइट, so I hope you have enjoyed this session. Meet you soon in my next session. Till then, stay blessed, stay tuned with eVidya. Good luck and have a nice day.